हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज़ 2025 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं लगातार प्रीलिम्स 2025 यूपीएससी को टारगेट करते हुए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज है चैप्टर 7। अभी तक 6 चैप्टर्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये सारे ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, देखिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने सीखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें जो हमारा पहला सवाल है वो है SASEC कॉरिडोर के बारे में। Recently, PM laid the foundation stone of multiple projects in Assam as part of the SASEC corridor context. Consider the following statement। यानी हाल में ही प्रधानमंत्री ने SASEC कॉरिडोर के संदर्भ में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Statement 1, Security and curbing illegal immigration is one of the core areas of focus of SASEC। सुरक्षा और अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाना SASEC के फोकस के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। Statement 2, All the members of SASEC are members of SARC। SASEC के सभी सदस्य सार्क के सदस्य हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नाइदर 1 नॉर 2। यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में और ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्यों आई और इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में क्यों पूछे जा रहे हैं। तो पीएम इनॉग्रेट करते हैं फाउंडेशन स्टोन किसके लिए? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, लगभग 11,000 करोड़ के। कहाँ पर? गुवाहाटी, आसाम में। और ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स SASEC यानी साउथ एशिया सब इकोनॉमिक कोऑपरेशन रीजन या इसके कॉरिडोर से संबंधित थे। इसका इनॉग्रेशन करते हुए 4 लेन के जो सड़क मार्ग का जो इनॉग्रेशन था वो बहुत सारे जो लोकल रीजन्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको कनेक्ट करता है और यहाँ की टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। तो SASEC यानी कि साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये कैसा कोऑपरेशन है? ये कोऑपरेशन है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये SASEC का अगर हेडक्वार्टर यहाँ पे हम देखें तो मनीला, फिलीपींस में हमें देखने को मिल जाता है। मनीला फिलीपींस जिस रीजन में आता है वह है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन। और इसके जो मेंबर यानी सदस्य देश हैं वह है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। तो ये सारे ही सदस्य देश हैं। तो क्यों ये न्यूज़ में था, ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका जो बेसिक निटिग्रिटी है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, यानी कि बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी SAACC प्रोग्राम एक तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्रोग्राम है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप को प्रमोट करता है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए इम्प्रूव करता है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को, चाहे वो सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो या किसी और भी दूसरे तरीके से हो। ये बूस्ट करता है ट्रेड को और मेंबर कंट्रीज के रीजनल जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करता है। इस पूरे जो कोऑपरेशन है इसको बैक किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसका जो सेक्रेटरीट है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो सेक्रेटरीट है वही SASEC के मेंबर कंट्रीज का भी सेक्रेटरीट ऐसे ट्रीट किया जाता है। अब जहां तक हम बात करें SASEC की प्रायोरिटी एरियाज के बारे में जिसमें वो कॉपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, इसमें आता है ट्रेड फैसिलिटेशन, इसमें आता है एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी, या फिर इसमें आता है इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट। ये सारे ही जो कॉपरेशन के एरियाज हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी इलीगल इमिग्रेशन या सिक्योरिटी का एरिया नहीं है। दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनकरेक्ट। और अगर आप इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो मेंबर कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि ये हमारी सार्क की कंट्रीज़ हैं। किसकी कंट्रीज़ हैं?
SAARC सार्क की कंट्रीज़ हैं, और वहीं पे SASEC की कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जो आपको सदस्य नहीं दिख रहा है? वो है म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि सार्क में आपको म्यांमार मेंबर नहीं है, जबकि SASEC में म्यांमार जो है वो मेंबर है, एंड दैट्स वाई द सेकंड स्टेटमेंट वाज आल्सो फॉल्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको सॉल्व किया होगा, बैकवर्ड लिंकेजेस को भी देखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, इंडिया रैंक्स 63rd इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत वैश्विक संक्रमण सूचकांक में 63वें स्थान पर है। सेकंड, इट इज पनिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन, यानी केवल एक, ओनली टू, केवल दो, बोथ 1 and 2, केवल एक और दो, यानी दोनों, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड हेंस करेक्ट है, और ये पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्या इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। तो इंडिया रैंक्स 63rd ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब एनर्जी ट्रांजिशन क्या है और इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है हालिया दिनों में? तो एनर्जी ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो आमतौर पे ट्रेडिशनल जो हमारी एनर्जी होती थी वो होती थी फॉसिल फ्यूल की, जिसमें हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते थे, गैस का इस्तेमाल करते थे, कोल का इस्तेमाल करते थे। ये हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेस हुआ करते थे। लेकिन जो हमारे मॉडर्न एनर्जी के या फ्यूचर एनर्जी के सोर्सेज हैं वो बेसिकली या तो रिन्यूएबल एनर्जी से हैं, या फिर वो किसी ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल या ऐसे सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारा फॉसिल फ्यूल से जनरेट या फॉसिल से जनरेट नहीं होता है। और क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो एक संस्था जो कि WEF है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कैलकुलेट कर रही है, ये देख रही है कि कौन सा देश इस ट्रांजिशन को, यानी ट्रेडिशनल से अपने फ्यूल की जो बेस है उसको नए एनर्जी जो मॉड्यूल हैं या नए एनर्जी जो मोड हैं उसकी तरफ ले जाने में सक्षम हो पा रही है, सफल हो पा रही है। ये सारा इनका एजेंडा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नोट किया कि इंडियाज फोकस ऑन लेवरेजिंग एनर्जी फॉर इनकम जनरेशन एंड सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस थ्रू प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इन्होंने, इंडिया ने थोड़ा अच्छा काम किया है ऐसा ये बता रहे हैं। नाउ इंप्रूवमेंट शोज बाय इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर सिग्निफिकेंट एज 83% ऑफ द कंट्रीज मूव्ड बैकवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस सिस्टम, यानी कि सिक्योरिटी, इक्विटी या सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों में से किसी न किसी एक पैरामीटर पे हम पिछले साल से बेहतर परफॉर्म कर दिए हैं। दैट्स वाई हमारी रैंकिंग थोड़ी सी सुधरी है। अब इसमें समझ लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जो रैंकिंग निकाली है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो निकाला है, उसमें टॉप 3 पर कौन है? तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ये मोस्टली हाई HDI की कंट्रीज भी होती हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोप के ऊपर पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में आ रहा होगा। चाइना की अगर हम रैंकिंग देखें तो वो 17वीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की रैंकिंग देखें तो वो 19वीं है। चाइना यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे है एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में, और इंडिया 63rd पोजीशन पे है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट। मायरिस्टिका दलदली वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिसेंटली वन सच फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में एक ऐसा वन खोजा गया है। 2. These forests are important component of groundwater recharge, carbon sequestration and natural flood control. ये वन भूजल पुनर्भरण, कार्बन पृथक्करण और प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 1, 2, बोथ और नन ऑफ देम? आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यानी कि महाराष्ट्र में इनका डिस्कवरी किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो फॉरेस्ट है, ये जो श्रब्स हैं, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करते हैं और नेचुरल फ्लड कंट्रोल भी करते हैं। ये सारी ही चीज़ें, ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो इन वनों में देखा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मायरिस्टिका स्वैम्प फॉरेस्ट डिस्कवर्ड इन कुंभराल, जो कि महाराष्ट्र के पास है। तो डोडा मार्ग महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र का एक जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर अभी हाल में ही कुछ ऐसे वनों की, कुछ ऐसे श्रब्स की, स्वैम्प्स की खोज की गई है जो कि मारिस्टिका मैग्निफिका इस नाम से जाने जाते हैं। और आमतौर पे ये कर्नाटका और केरला में पाए जाते हैं और इनको इंडेंजर्ड क्लासिफाई किया गया है, यानी कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। कहाँ पर? IUCN की लिस्ट में, IUCN की कैटेगरी में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड दैट्स वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विंड एनर्जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट 1, रिसेंटली गुजरात हैज रिसीव्ड द फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर द इंस्टॉलिंग द हाईएस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी। हाल ही में गुजरात को सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए प्रथम रैंक पुरस्कार मिला है। 2, इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी। भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली 1, बोथ 1 एंड 2, ओनली 2, नन ऑफ द अबव, यानी 1, 2, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। सी, बोथ 1 एंड 2, विंड एनर्जी के मामले में गुजरात ने पहला रैंक रिसीव कर लिया है। पहला रैंक का अवार्ड जो है वो रिसीव कर लिया है टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। पहले ये जो रिकॉर्ड था वो तमिलनाडु के पास था। नाउ इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी। दिस इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट। तो भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह भी एक बिल्कुल सही कथन है। थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। गुजरात पिप्स तमिलनाडु इन इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि जो स्थापित पवन ऊर्जा की शक्ति है उसमें गुजरात ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। और ये जून 2023 की न्यूज़ है, पुरानी है लेकिन अभी भी ये रिलेवेंट है क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में फ्लोट कर रही थी। गुजरात हैज़ टेकन द लीड ओवर तमिलनाडु टू बिकम द टॉप स्टेट इन इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी इन द कंट्री, वाइल तमिलनाडु विच हैज़ in numero uno position in the renewable power segment has 4 decades is क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी 10,100 मेगावाट। गुजरात जो है वो 10,415 मेगावाट के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इंडिया जो है वो चौथी पोजीशन पे इस तरीके से टोटल पहुंच गया है और यही वजह है कि ये जो न्यूज़ है वो फ्लोट कर रही थी लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विच इज़ अबाउट नेवा 2.0। नेवा 2.0 किस मंत्रालय की पहल है? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। सी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय। डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेवा क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
नेवा एक तरह की इनिशिएटिव है, ये पेपरलेस लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट को अचीव करने का सारा प्रयास है। पेपरलेस लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि जो भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इन सभी की कार्यवाहियाँ होती हैं उसमें कागज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो कागज़ों को कम से कम वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और हमारा जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो पेपरलेस हो जाए, ऐसी जो है लगातार प्रयास, ऐसी लगातार कोशिश जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से की जा रही है, सो दैट कि उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता जाए। और कार्बन फुटप्रिंट से क्या मतलब है? कार्बन फुटप्रिंट से आशय है कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसा बिल्डिंग जिसका कार्बन इमिशन उसका बहुत ही कम हो। जितना ही कार्बन इमिशन कम होता है उसका कार्बन फुटप्रिंट उतना ही कम होता जाता है। और इस तरीके से डिजिटाइजेशन के थ्रू हम पेपर या जो पेड़ की कटाई है वो हम कम कर पाएंगे। 27 नवंबर 2024 को ये न्यूज़ फ्लोट कर रही थी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसको नेवा 2.0 बता रहे हैं। और बहुत सारे क्लाउड जो ऐप्स हैं उसके थ्रू, बहुत सारे क्लाउड के जो डॉक्यूमेंट हैं उसके थ्रू, तो गवर्नमेंट का क्लाउड जो NGC 2.0 है वो सभी चीज़ें इंश्योर कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है स्केलेबिलिटी को, रिलायबिलिटी को, डाटा एनहांस सिक्योरिटी को, ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस को, ताकि सीमलेस हो सके लेजिस्लेटिव सर्विसेज जो हैं। तो इस तरीके से यदि हम नेवा को देखें तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है जो कि डिजिटल लेजिस्लेचर, वन नेशन वन एप्लीकेशन, इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू इसको रन करने की कोशिश की जा रही है। जो भी हमारे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं का जो कार्यवाहियाँ हैं उसको मोर एंड मोर पेपरलेस करने की बात की जा रही है, ताकि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, उस संस्था का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाए। हमारा उस संस्था से जो कार्बन इमिशन है, जो उसका इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे निगेटिव, वो कम होता जाए धीमे धीमे। तो ये सारा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इन केस आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इन केस आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें बहुत सारे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।